नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और बिना किसी परेशानी के आप इस क्लास के अंदर एंट्री लिए हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जिस क्लास के अंदर अभी आप आए हैं ना, माहौल पूरा वेवी है। ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हाँ, मूल विधि आज उस स्तरीय पढ़ाई जाएगी जिसमें आप जान पाएंगे कि ये कोई आम क्लास नहीं बची है। अब इसके अंदर एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट इतना खास होगा जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और यूपी पुलिस के लिए अगर मैं बात करूं, यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए 4543 पोस्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो इसी सप्ताह में आएगा। इस एक सप्ताह के पश्चात आपके पास समय नहीं बच पाएगा। उसके बाद केवल इतना ही समय आपके पास बचेगा कि आप अपने सिलेबस को केवल रिवाइज कर पाए। नया सिलेबस पढ़ पाना किसी की क्षमताओं के अंतर्गत नहीं होएगा, वो क्षमताओं के बाहर ही होएगा। तो यहां पर जितने बच्चे आ चुके हैं फटाफट मुझे बता दीजिए कि आप तैयार हैं, क्योंकि यहां पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक ऐसा चैप्टर जो बहुत अधिक नंबर आपको दिलवाने के लिए काबिल है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके अंतर्गत जैसे आपका ओवरऑल सिलेबस होता है, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जिसमें हम मूल विधि और भारतीय संविधान और सामान्य ज्ञान यानी इसके बारे में संपूर्णतः बात करने वाले हैं। अब इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो PIL होता है, ये जो शुरुआती चैप्टर है आपका, ये एक चैप्टर बचा हुआ है जिसको मैं सबसे एंड में कराऊंगा। इसके बाद आपकी महिलाओं, ये आपका पूरा हो चुका है, यूट्यूब पे भी पूरा हो गया, ऐप में भी। यातायात नियम है, इसको मैं करा चुका हूं। पर्यावरण वन्य संरक्षण अधिनियम है, ये भी मैं करा चुका हूं। मानवाधिकार संरक्षण है, ये भी करा चुका हूं। सूचना का अधिकार है, ये यूट्यूब पर रह गया है जिसको मैं यहां पर कराऊंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आयकर अधिनियम ये भी बचा हुआ है। भ्रष्टाचार निवारण हो चुका है, NSA हो चुका है। IT एक्ट यूट्यूब पे बचा है, ऐप में हो चुका है। जनहित याचिका आज हम इसको करने वाले हैं। 2017 में 7 सवाल इससे आए थे, अब 2021 में 6 सवाल इससे आए थे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस लेके आ रहा है तो ये कितना जरूरी होगा। तो ये सब कुछ आपकी बची हुई चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल टॉपिक है और इसी ओवरऑल टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं। किसकी भला? मूल विधि के अंदर चर्चा किस चीज की होने वाली है सर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी लेंगे। कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आगे के लिए छोड़ दी जाए, ना जी ना। बिल्कुल एकदम परफेक्ट, प्रोफेशनल और एकदम क्लासिक आपकी चीजें होने वाली हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। PIL इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोला जाता है। जिसका मतलब क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का? इसका मतलब ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनहित याचिका। इसका मतलब ही है जनहित याचिका। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट बताइए। देखो, PIL ना एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब है, क्या बताया मैंने सर? इसका मतलब है जनहित याचिका, जनहित याचिका, याचिका की हम चर्चा करने वाले हैं। तो यही है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम कह सकते हैं जनहित याचिका, जनहित याचिका। चलो भाई, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जनहित याचिका के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर, जनहित याचिका जो होती है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, एक होती है प्लिया। प्लिया का मतलब हो जाए अर्जी, प्लेज बोलते हैं, या उसको अर्जी के तौर पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। या फिर आप समझना इसके कुछ और नाम भी हैं, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, इसके कुछ अन्य नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। अन्य नाम भी आपको कुछ देखने को मिलते हैं, अदर नेम्स, अदर नेम्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, कैसे? इसको जनहिया बोला जाता है। देखो, जन हित याचिका, तो इसको जनहिया भी बोल सकते हैं, PIL, या जनहिया भी बोला जा सकता है, या फिर इसको लोकहितवाद भी कहा जा सकता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं सर? इसको आप लोकहितवाद के तौर पर भी जान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यही है आपका लोकहितवाद। ये टर्म भी इसके लिए काम कर सकता है, लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है कोई भी कानूनी मामले पर सुनवाई जब की जाती है तो उसको लिटिगेशन के तौर पर जाना जाता है, लिटिगेशन के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें पॉइंट आता है कि सर याचिका क्या होगी?
राइट। याचिका क्या होगी? जनहित याचिका तो चलो ठीक है, जनहित याचिका तो हो गई, लोगों के हित के लिए जो की गई याचिका है वो जनहित याचिका है। बट सर इसमें यह बता दीजिए कि याचिका का जो टर्म है वो याचिका का टर्म किस लिए काम करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार याचिका क्या है। रेडी हो बच्चे? नोट कर लेना इसको। याचिका का मतलब क्या होता है? याचिका, याचिका को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इन इंग्लिश हम इसको बोलते हैं लिटिगेशन। इसको लिटिगेशन बोला जा सकता है, या इसको प्ली बोला जा सकता है, प्ली बोला जा सकता है। प्ली का मतलब होता है प्लेज, प्लेज के लिए भी इसको जो बोला जा सकता है। ये दरअसल एक प्रार्थना पत्र होता है, ये दरअसल एक प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र किस प्रकार से है? न्यायालय से अगर आप किसी बारे में कोई प्रार्थना करते हैं तो उसको प्लेज कहा जाता है। न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में दायर की गई अर्जी, न्याय प्राप्ति के लिए, न्याय प्राप्ति के लिए, न्याय प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए कोर्ट में दायर की गई अर्जी, कोर्ट में दायर की गई अर्जी, कोर्ट में दायर की गई अर्जी, दायर की गई अर्जी, दायर की गई अर्जी, ठीक है। एप्लीकेशन फिल्ड इन कोर्ट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिटेड इन कोर्ट, सबमिटेड इन कोर्ट, सबमिटेड इन कोर्ट फॉर जस्टिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोला जाता है याचिका। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि अगर अन्य शब्दों में भी अगर आप इसको समझना चाहें तो वो भी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए कि इसमें याचिका क्या होती है? याचिका जो होती है वो कई अन्य मामलों में हो सकती है याचिका, ठीक है। यह अन्य प्रकार से हो सकती है, यह किसी भी प्रकार की हो सकती है, यह किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्रकार की हो सकती है, हो सकती है। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, कैन बी ऑफ एनी टाइप, यह किसी भी प्रकार की हो सकती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो सेंटेंस बोला इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इस बात का मतलब क्या है? देखो बच्चे, इस बात का मतलब यह है कि या तो यह हो सकती है आपके निजी हित के लिए, या हो सकती है सभी के हित के लिए। या तो यह हो सकती है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, या हो सकती है आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो। अगर हम बात करेंगे किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो इसमें यह बात स्पष्ट है कि अगर आपकी है निजी हित की है तो यह केवल याचिका कहलाएगी। निजी हित की है, निजी हित यानी आपका पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें। अगर हम देखते हैं कि इट है कम विद अ पब्लिक इंटरेस्ट, इट कम विद अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अगर ये आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ आती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ आती है, तो इससे मामला क्लियर हो जाएगा कि सर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात की गई है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि ये निजी हित है, ये एक प्रकार का निजी स्वार्थ है, प्राइवेट मेंबर है, इंडिविजुअल मेंबर है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल याचिका कहलाएगी। केवल और केवल क्या कहलाएगी सर? ऐसी परिस्थिति में यह केवल याचिका होगी, यानी इट कुड ओनली बी प्लेयर, इट कुड ओनली बी प्लेयर, ये केवल प्लेज होगी। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी ये लोकहित के लिए भी हो सकती है। और अगर ये लोकहित के लिए हुई, अगर ये लोकहित के लिए हुई यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हुई, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हुई, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हुई, तो इसको क्या कहा जाएगा सर? ऐसी परिस्थिति में यह कहलाएगी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि क्या कब क्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। फटाफट से नोट करिए।
नोट किया आपने? शाबाश। अगर आप नोट कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नोट कर लिया है तो आगे बताइए फटाफट से। हेलो, चलिए आगे हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। ठीक है, चलिए। अरे नहीं, एक कॉल आ गया था, आगे बढ़ गया। बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीआईएल या ओरिजिन ऑफ पीआईएल की हम बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल की हम बात कर लेते हैं। पीआईएल के कॉन्सेप्ट के उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, origin of concept of PIL, PIL। PIL के कॉन्सेप्ट के ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर हम देखें कि ये कॉन्सेप्ट का उद्गम आपका कहां से हुआ है, तो आप स्पष्ट तौर पर क्या लिखेंगे? सर, इस कॉन्सेप्ट का जो उद्गम हुआ है दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमेरिका। कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ये अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि आपका जो आपकी जनहित याचिका है, जनहित याचिका, जनहित याचिका, ठीक है, इसका उद्गम या फिर इसकी शुरुआत, जनहित याचिका, इसकी शुरुआत, इसकी जो शुरुआत आपको देखने को मिली है, जनहित याचिका, इसकी जो शुरुआत मिली है, इट्स ओरिजिन आपको जो देखने को मिला है, इट्स ओरिजिन जो आपको देखने को मिला है, इट्स ओरिजिन कहां से है, इसका उद्गम कहां से है? वास्तविकता में यूएसए से इसका उद्गम आपको देखने को मिल जाएगा। यूएसए से इसका उद्गम आपको देखने को मिल जाएगा। राइट है? कहां से उद्गम हुआ है इसका? यूएसए से इसका उद्गम आपको देखने को मिल जाएगा। कोई ईयर नहीं है, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टार्ट होगा, राज्य अमेरिका से आपका स्टार्ट होगा, अमेरिका से आपका यह स्टार्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका स्टार्ट होगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये 1980s के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, 1980s के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें, जो फर्स्ट लीगल ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा, जो फर्स्ट आपको लीगल एड देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो उसको भी थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लीगल एड के बारे में, तो वो भी समझिएगा, वो भी समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें लीगल एड सोसाइटी की स्थापना होती है, यहां पर लीगल एड सोसाइटी की स्थापना होती है 1876 में अमेरिका में, अमेरिका में लीगल एड सोसाइटी बनती है, लीगल एड सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बनती है 1876 में न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, जो कि जनहित याचिका की भांति कार्य करती थी। इट वर्क्स लाइक जनहित याचिका। यही जो लीगल एड सोसाइटी है, इसको बोलते हैं विधिक सहायता, विधिक सहायता, विधिक सहायता सोसाइटी, सहायता सोसाइटी, सोसाइटी जो है विधिक सहायता सोसाइटी जो आपको देखने को मिलती है, जो लीगल एड सोसाइटी आपको देखने को मिलती है अमेरिका के अंदर, जो न्यूयॉर्क शहर के अंदर 1876 में देखने को मिली थी। यही लीगल एड सोसाइटी का काम क्या होगा? सर, यही लीगल एड सोसाइटी वो सोसाइटी थी जो आगे चल के जनहित याचिका को प्रारंभ करती है। इसी ने 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, सेंचुरी में 1960s से 1980s के बीच में, 1960 से 1980s में जनहित याचिका को, जनहित याचिका, जनहित याचिका को प्रसारित किया, को प्रसारित किया, जनहित याचिका को इन्होंने ही प्रसारित किया है। तो जनहित याचिका को प्रमोट किसने किया है? सिर्फ जनहित याचिका को प्रमोट इस प्रकार से इसने किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यानपूर्वक समझना। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें सर, लेकिन भारत में, भारत में अगर हम बात करें, भारत में, भारत में, भारत में इसको प्रसारित किसने किया? भारत में इसको प्रचारित किसने किया? भारत में इसको, ठीक है, पहचान मिली भारत में इसको,
पहचान दिलाने वाले या फिर पहचान दिलाने वाले दो प्रमुख व्यक्ति हैं। दिलाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में प्रमुख व्यक्तियों में प्रमुख व्यक्तियों में अगर देखा जाए, प्रमुख व्यक्तियों में आपको 2% बहुत विशेष देखने को मिलते हैं। पीएन भगवती, पीएन भगवती, पीएन भगवती आपको बहुत ज्यादा विशेष देखने को मिलेंगे। और जो अय्यर साहब हैं वो भी आपको इसके अंतर्गत विशेष देखने को मिल जाएंगे। विशेष आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि उनका भी अच्छा खासा योगदान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वी आर कृष्णा अय्यर है, इनका जो योगदान है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, किसके बारे में मैंने बात करी? वी आर कृष्णन अय्यर आपको देखने को मिल जाएंगे। वी आर कृष्णन अय्यर, वी आर कृष्णन अय्यर आपको देखने को मिल जाएंगे। कृष्णन अय्यर आपको देखने को मिल जाएंगे। अय्यर है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये लिखेंगे आप पीएन भगवती, पीएन भगवती। पहला नाम तो पीएन भगवती हो गया और दूसरा नाम क्या हो गया बच्चे? दूसरा नाम हो जाएगा वी आर कृष्णन अय्यर हो गया। कृष्णन अय्यर दूसरा नाम हो जाएगा। वी आर कृष्णन अय्यर आपका दूसरा नाम हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी रही होगी, आप दोनों चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन एक कई बार ना, मतलब अगर डेप्थ पे जाके सवाल पूछने लगे, एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए कि हम डेप्थ पे जाके सवाल पूछेंगे, और डेप्थ पे जाके वो आपसे सवाल पूछने लगे कि इसके बारे में बताइए, भारत में इसके जो लैंडमार्क डिसीजन है वो कौन से रहे हैं, जिसमें पीआईएल के प्रयोग की व्याख्या की जाती है। पीआईएल के प्रयोग की व्याख्या जिसमें की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लैंडमार्क डिसीजंस बताइए जो इसके अंदर आपको देखने को मिले हैं। जैसे हुसैन नारा खातून, ठीक है। पीआईएल की व्याख्या के लिए अगर हम देखें, कुछ प्रमुख मामले देखने को मिल जाएंगे, जो प्रमुख वाद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारत में इसको प्रसारित होने में कुछ मामले विशेषतः काम आए थे। भारत में पीआईएल को प्रख्यात करने में, कुछ विशेष मामले, कुछ विशेष मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ फेमस केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं की वजह से पीआईएल बहुत ज्यादा फेमस हो गई, राइट? बहुत ध्यान से समझना। some important cases that promoted PILS, जिनके द्वारा PILS को प्रमोट किया गया था। सबसे पहले आप देखेंगे हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पहला केस है बच्चे हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार, 1979 का केस है। 1979 का केस है। इसके अंदर भी आपकी जनहित याचिका जारी की गई थी, जिसकी वजह से फेमस हो गया, आपका ये फेमस हो गया। एसपी गुप्ता वर्सेस इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बड़ा फेमस हुआ केस, 1981 का केस था। ये जमा फेमस हो गया, मतलब जमा फेमस का मतलब है बहुत ज्यादा फेमस हो गया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इसकी वजह से भी कई बार पूछा जाता है कि कैसा केस था। इसके अलावा मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई का केस था। ये प्राइवेट केस है, ये स्टेट के अगेंस्ट है, ये यूनियन के अगेंस्ट है। और आपको अगर मैं बात करूं मुंबई कामगार सभा, सबसे इंपॉर्टेंट तो मुंबई कामगार सभा ही है। मुंबई कामगार सभा। अच्छा, जितने भी ऐसे छात्र हैं जो हिंदी भाषा से पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई के लिए हिंदी का आना तो अनिवार्य है, ये बात आप भी समझते हैं। जी हाँ, देखो बात को समझना कि ये कामगार लिखा हुआ है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समान तौर पर देखा जाएगा। तो इसमें आप ये मत सोचना कि सर ये हिंदी में आपने क्यों नहीं लिखा है। कृपया करके इसके बारे में समझना कि मुंबई कामगार सभा वर्सेस जो आपको अब्दुल थाई का केस देखने को मिलेगा 1976 का है, वर्सेस अब्दुल थाई। इसमें गरीबों के हित की बात की गई थी। अब्दुल थाई
अब्दुल थाई का केस था, 1976 का केस था। इसमें गरीबों के हित की बात की गई थी, लेबर्स के हित की बात की गई थी, इसलिए केस बहुत जरूरी था। लेबर हित की बात की गई थी इसमें। किसकी बात की गई थी? लेबर हित की बात की गई थी, लेबर्स हित की। लेबर या मजदूर, लेबर कल्याण की इसके अंदर बात की गई थी, जो कि एक लोकहित था कि मजदूरों का संरक्षण होना चाहिए। इसके ऊपर ही यहां पर बात की गई थी। उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको आई होगी। ठीक है, कोई भी समस्या आपको आई होगी फटाफट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसके अंदर समझिएगा। देखो, अच्छा देखो, मेरी बात को समझना, मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं, लेकिन पूरा अगर आपको ये समझना है, इफ यू अंडरस्टैंड कि भाई सारे इंपॉर्टेंट केस समझ रहे हो, आपसे एक विशेष दरख्वास्त है। अगर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर आप इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, तो इस क्लास के बाद आप एक कमेंट जरूर कर देना कि सर इंपॉर्टेंट केस को एक जगह करा दो, प्लीज डन इंपॉर्टेंट केसेस। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट केस एक जगह ले लूंगा। मैं तब तक बता देता हूं, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस क्या था। हुसैन आरा खातून केस में क्या हुआ था कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रिजनर होते हैं और नॉन प्रिजनर होते हैं, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो कैदियों के और गैर कैदियों के अधिकारों को लेकर जो न्याय मिलना चाहिए वो अति तीव्र मिलना चाहिए, वरना ऐसे लोग जो कि कैदी बनने के लायक भी नहीं है, उनके अपने जीवन के समय खराब हो जाते हैं। उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। यह हुसैन आरा खातून के मामले में किया गया था। ठीक है, और अगर हम एसपी गुप्ता के केस की बात करेंगे, इसके अंतर्गत आपको यह थोड़ा पता लग जाएगा कि किस प्रकार से सोशल एक्शन या सोशल ग्रुप जो होता है वह समाज पर एक प्रभाव डालता है। इस मामले के अंदर जो जज थे, दैट वाज पीएन भगवती। इस मामले के अंदर जो जज थे, इसके अंदर थे आपके जो है वी आर कृष्णन अय्यर। वी आर कृष्णन अय्यर यहां जज थे और पी एन भगवती यहां जज थी। उन्होंने इस चीज को बहुत बहुत अधिक प्रमोट किया। मेरे ख्याल से कृपया करके आप इसको लिख लेंगे और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, चाहे तो लिख सकते हैं। इसके अंदर जो जज थे दैट वाज कृष्णन अय्यर। कृष्णन अय्यर आप लिख लेंगे, कृष्णन अय्यर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, आपको एक पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम से, उसको प्रिंट करा लेना। यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे पीएन भगवती। पीएन भगवती आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी इशू रहा होगा। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? इसी के बारे में हम बात करते हैं, पीआईएन के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, चलिए पीआईएल के प्रयोग के बारे में बात करते हैं, फीचर्स ऑफ पीआईएल। पीआईएल के फीचर्स की हम बात कर लेते हैं, विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पीआईएल की विशेषताएं क्या होती है, फीचर्स क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो ओके, नेक्स्ट बच्चे, मैं खाली लैंडमार्क डिसीजन लिख रहा हूं, मैं ऐसे सारे डिसीजंस नहीं लिख रहा, सिर्फ लैंडमार्क डिसीजन लिख रहा हूं जो पेपर में आने की संभावनाएं रखते हैं। सिर्फ लैंडमार्क डिसीजंस, मैंने उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, इंपोर्टेंस के बारे में आपको बताया। लैंडमार्क डिसीजन लिख रहा हूं खाली। फीचर्स एंड इंपोर्टेंस, फीचर्स एंड प्रोसेस, एक्चुअली प्रोसीजर ऑफ पीआईएल। पीआईएल जनहित याचिका, जनहित याचिका की विशेषताएं और प्रक्रिया। जनहित याचिका की विशेषताएं और प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक लिखिए, जनहित याचिका की विशेषता और प्रक्रिया। विशेषता और प्रक्रिया। अच्छा, क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये तो बताओ। न जाने वो कौन सी बात थी उसकी कि हम उसकी आंखों में डूबे रहे। जीत भाई मूलविधि कराते रहे, हम उनके बारे में सोचते रहे, ये गलत बात होगी। ठीक है, आपको समझना होगा थोड़ा। ठीक है अच्छा, बात को समझिए। जो प्रोसीजर ऑफ पीआईएल होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या फिर यह केवल लोकहित में दायर की जा सकती है। यह केवल लोकहित में दायर होगी, केवल लोकहित में दायर होगी, हित में दायर होगी। यह केवल किस में होगी? लोकहित में दायर होगी। केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसको फिल किया जा सकता है। कैन ओनली फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन ओनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन ओनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन ओनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो सकती है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, यह केवल लोकहित में दायर होगी, इट कैन ओनली फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट यहीं पर क्लियर करना, अगर समाज के एक बड़े वर्ग के लिए भी, समाज के एक बड़े वर्ग के लिए भी दायर हो सकती है। समाज के बड़े वर्ग के लिए दायर हो सकती है, समाज के बड़े वर्ग के लिए भी दायर, लिए भी दायर।
भी दायर। लार्ज कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी can also filed for large group, can also file large community के लिए भी इसको फाइल किया जा सकता है। यही आपकी पीआईएल की मुख्य विशेषताओं में से एक है। ठीक है, चलिए बात समझिए। जो अब ये जब जारी की जाती है तो इसके बारे में विशेषताएं आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, इसके बारे में आप विशेषताएं ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। यह है, जैसा मैंने बताया, इसकी प्रक्रिया क्या है। पहला, मौलिक अधिकार के विरुद्ध भी यह दर्ज की जा सकती है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध भी यह दर्ज की जा सकती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट सा मामला होता है, समझिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझना। मौलिक अधिकार के मामले में पीआईएल दर्ज की जा सकती है। पहला पॉइंट बनाकर लिख लेना। मौलिक अधिकार के मामले में, मौलिक अधिकार के मामले में दर्ज की जा सकती है। अधिकार के मामले में दर्ज की जा सकती है, दर्ज की जा सकती है, की जा सकती, की जा सकती। इट कैन filled in case of violation of fundamental right, violation of fundamental rights। देखिए, मौलिक अधिकार के मामले का मतलब क्या है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, सर जी एक बात बताओ, अच्छा आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सर इसके लिए आर्टिकल 32 नहीं है, राइट? आर्टिकल 32 भी हो सकता है। यहीं पर एक पॉइंट बना के लिख लेना, जनहित याचिका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी एक व्यक्ति का हुआ है, बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे क्या हुआ, कैसे होता है, सही है, अच्छा ओके अब समझना, इसी पॉइंट को समझ लेना। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी एक व्यक्ति का हुआ है तो वो आर्टिकल 32 का यूज करेगा। लेकिन किसी फैसले के कारण यदि एक मतलब कोई भी मामला हुआ जिस मामले की वजह से सब लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो जनहित याचिका दर्ज की जाएगी। देखो बात को समझ रहा हूं, बहुत प्यार से समझना। यहां क्या हुआ, ये जमीन छोड़ो, हम एक अधिकार देखते हैं जो आपका एक मौलिक अधिकार है जिसमें होता है राइट टू प्राइवेसी। एक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आप खुद समझ जाएंगे। राइट टू प्राइवेसी आपको मिलता है आर्टिकल 21 में। अब मान के चलिए कोर्ट ने कानून का आदेश पारित किया, जैसे क्लास के अंदर एक पर्सन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है मास्टर छोड़ो, कोमल के बारे में बात कर लेते हैं। कोमल नाम की एक लड़की है क्लास में, ठीक है, कोमल नाम की एक लड़की है क्लास में। तो यहां हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये किसी केस के अंदर अक्यूज हैं, ये किसी मामले के अंदर अक्यूज हैं। बच्चे कोमल समझना, अक्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है, आरोपित हैं आप, आरोपित हैं, कल्प्रिट नहीं है। आरोपित हैं आप, कल्प्रिट नहीं है। आरोपित हैं मतलब आपके ऊपर आरोप लगाए गए, वो भी सिद्ध नहीं हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोमल की जो पर्सनल डिटेल्स हैं, कि कोमल ने इंटरनेट पर क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, इनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, इनकी जो पर्सनल चैट है वो यहां पेश की जाए, पर्सनल चैट यहां पर पेश की जाए, ठीक है, या इनका ब्राउजर हिस्ट्री पेश की जाए। मैं किसी लड़के को ले लेता हूं क्योंकि लड़कियों का मैं सम्मान कुछ अधिक करता हूं, तो लड़कियों के तो मैं सम्मान इतना ज्यादा करता नहीं हूं क्योंकि मैं भी एक लड़का ही हूं, तो मैं अपना इतना सम्मान नहीं करता। क्लास में ले लेते हैं जो ये छोरा है जिसका नाम है कलवा, कलवा को ले लेता हूं। और कलवा का नाम भी कुछ लग रहा है मुझे कि कुछ चीता ही नाम है इसका। अब कलवा के साथ ये हुआ कि कलवा को किया गया अक्यूज, राइट, कलवा को क्या किया गया, अक्यूज किया गया। कहा गया कि हमें इसकी पर्सनल चैट चाहिए, हमें इसके ब्राउजर की हिस्ट्री चाहिए, ये बात कही जाती है कोर्ट के द्वारा। तो कलवा क्या कर सकता है, सर कलवा आर्टिकल 32 का यूज कर सकता है, राइट, ये है केस 1। अब यहां दूसरा केस हमें देखने को मिला, एक केस हमें देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार जाके सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के पास,
सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और कहती है कि हम एक नई योजना लाना चाहते हैं, युवा के लिए योजना लाना चाहते हैं, युवा के लिए योजना लाना चाहते हैं, ठीक है, कि युवा के लिए योजना लेके आना चाहते हैं कि किस दिशा में इंटरनेट पर विकास करें, किस दिशा में इंटरनेट पर विकास करें, इंटरनेट पर विकास करें, इंटरनेट पर विकास करें, किस दिशा में इंटरनेट पर विकास करें। इसके लिए हमें 18 से 25 वर्ष के युवा की ब्राउजर हिस्ट्री चाहिए, ब्राउजर हिस्ट्री चाहिए। तो आप ऐसा टेलीकॉम अथॉरिटीज को कहिए कि वो हमें इस प्रकार की हिस्ट्री ला के दें। तो ये हो गया केस 2। अब मुझे बताइए कि केस 1 में क्या फिल होगा और केस 2 में क्या फिल होगा, फटाफट बताओ। जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, जो बच्चे क्लास को नहीं देख रहे हैं, इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही क्रिएट करनी पड़ेगी। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए सर जी यहां पर कलवा कोई, अरे था तो अभी कलवा ऊपर था, ठीक है। तो यहां पे नहीं बता पा रहे हैं आप, मेजरली बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। एक बच्चा बस कमेंट करे जा रहा है कि मेरी उम्र इतनी है। बढ़िया है भाई, आपकी उम्र इतनी है। चलिए मैं ही बताता हूं, इसमें कोई मतलब स्पष्ट आंसर नहीं आ रहा है, बच्चों की भी गलतियां हो रही हैं। यहां पे मैंने पहले ही कंडीशन कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही सरकार गई है। तो इस केस में क्योंकि एक व्यक्ति के कानूनों का हनन हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जारी किया जाएगा आपका आर्टिकल 32, जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। बट यहां पर क्योंकि युवा वर्ग के लिए तो 18 से 25 के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल हो जाएगा, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल हो जाएगा, तो केस 2 के अंदर जारी की जाएगी जनहित याचिका। तो यहां पर तो जारी होगी जनहित याचिका, यहां पर तो जारी होगी बच्चे जनहित याचिका, और यहां जारी होगी रिट, यहां जारी होगी रिट। अगर यह मामला हाईकोर्ट में होता तो यहां पर वो जारी हुई होती। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां रिट जब जारी होती है, या चाहे वो हाई कोर्ट की हो सुप्रीम कोर्ट की हो, वो जारी तब होगी जब किसी एक व्यक्ति को देखा जाएगा, जिस एक व्यक्ति के साथ दिक्कतें होंगी। बट पीआईएल तब दाखिल होगी जब वह एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही हो, भले ही उनका मौलिक अधिकार क्यों ना हो। अगर आप ये समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई इशू नहीं है, आप धीरे धीरे आगे उसको जान पाएंगे। लेकिन हाँ, ये अब तक का मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने पीआईएल को पढ़ाते हुए दिया है। ये दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने पीआईएल को पढ़ाते हुए दिया है। फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलो ये संपूर्णतः है एकदम, जैसे कहते हैं ना, प्राइम लेवल का एग्जाम्पल था। यहां इसको लिखते हुए आप ये भी लिख लेना, जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ये भी लिख लेना, पीआईएल के द्वारा, पीआईएल के द्वारा आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 को सशक्त किया जाता है, को सशक्त किया जाता है, को सशक्त करते हैं, को सशक्त किया जाता है, किया जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल, ये क्या हुआ, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा खराब हो गया है यहाँ पे, बट आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगर ये समझ पाए हैं यहां तक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य मामलों में भी जो जनहित याचिका है वो दाखिल की जा सकती है। सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध, सरकार की किसी योजना के विरुद्ध इसको दाखिल किया जा सकता है। पीआईएल को सरकार के किसी, पीआईएल सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध, सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध, किसी फैसले अथवा किसी फैसले अथवा किसी योजना के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, योजना के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, के विरुद्ध पीआईएल दाखिल हो सकती है, पीआईएल दाखिल हो सकती है, पीआईएल दाखिल हो सकती है। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर ये भी शामिल कर देना, ये भी शामिल कर देना, ठीक है। सरकार के किसी ऐसे निर्णय, सरकार ने कोई निर्णय लिया
सरकार के कोई ऐसा निर्णय है जिसकी वजह से समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, तो वो भी पीआईएल दाखिल करा सकता है। सरकार के किसी फैसले या सरकार के किसी पीआईएल सरकार के किसी ऐसे निर्णय के खिलाफ भी जा सकती है, ऐसे निर्णय के खिलाफ भी लागू हो सकती है, हो सकती जो समाज के बड़े वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव दें, जो समाज के बड़े वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव दें, बड़े वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव दें, इसके हम एमसीक्यूएस भी करेंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है, नोट करिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें लिख सकते हैं। इट कैन बी इशूड, इसको लिखेंगे इट कैन बी इशूड अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन और प्लान, ये इसका इंग्लिश हो गया। इसके इंग्लिश की हम बात करेंगे। इट कैन बी फिल्ड, एक्चुअली नॉट इशूड। बच्चे फिल्ड होगा, इशूड कहीं पर नहीं होगा, फिल्ड होगा। इट कैन बी फिल्ड, इशूड नहीं हो सकता। इंग्लिश में टर्म इसके लिए यूज किया जाता है इट कैन बी फिल्ड। इशूड होता है सरकारी टर्म, तो मैं इशूड टर्म को यूज नहीं कर सकता। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, इट कैन बी फिल्ड टर्म यूज होगा इसके लिए, फिल्ड। अब लिख सकते हैं इट कैन बी फिल्ड व्हेन गवर्नमेंट डिसीजन पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अगर सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे तो तब ये फिल की जा सकती है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट होती मुझे बताइए। अब हम बात करते हैं कि इसको किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसको दाखिल कौन करा सकता है, प्ले कौन करा सकता है, ठीक है। चलिए राहुल भाई आपके कमेंट आ रहे हैं। सर इंग्लिश में जरूरी नहीं है बाबू, इंग्लिश में जरूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये कोर्ट की लैंग्वेज है और कोर्ट में आपको खाली इंग्लिश में ही आपको अपनी बातों को रखना होता है, तो वहां से एक आदत पड़ती है, राइट। अगर आप में से किसी छात्र को नहीं पता है तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा, भारत की जुडिशरी की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको अपनी पिटीशन, आपको अपनी एप्लीकेशन हिंदी अथवा इंग्लिश में लिखनी होती है, लेकिन डिबेट्स टू द जजेस आपको इंग्लिश में करनी होती है। हेलो मिलॉर्ड, राइट, ऐसे हेलो मिलॉर्ड, आई हैव द केस रिगार्डिंग टू द पीआईएल। इस तरीके से आपके केसेस वगैरह आपके दाखिल होते हैं। अभी हम बात करते हैं पीआईएल के बारे में, अन्य बातें हम देखते हैं थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा समझिएगा पीआईएल के बारे में। पीआईएल कौन दाखिल कर सकता है समझिए। पीआईएल कौन दाखिल कर सकता है, कौन दाखिल कर सकता है, who can fill PIL, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फिल कौन कर सकता है। पहला, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन जो लोक कल्याण चाह रहा हो, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो लोक कल्याण चाह रहा हो, जो लोक कल्याण चाह रहा हो, एनी पर्सन हु वांट पब्लिक इंटरेस्ट, एनी पर्सन इन पब्लिक इंटरेस्ट, कोई संस्था भी इसको दाखिल कर सकती है, कोई एनजीओ दाखिल कर सकता है, कोई संस्था या कोई एनजीओ, कोई संस्था या एनजीओ दाखिल कर सकता है, या एनजीओ दाखिल कर सकता है, ठीक है। चलो, पीड़ित
व्यक्तियों के समूह द्वारा, पीड़ित व्यक्तियों, पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा, समूह द्वारा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है उसके द्वारा भी इसको दाखिल किया जा सकता है, या उसका कोई समूह है तो उसके द्वारा भी इसको दाखिल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, दाखिल कहां पर किया जाएगा? हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह दाखिल किया जा सकता है। तो मैंने कहा कौन दाखिल कर सकता है, पहला पॉइंट ये हमारा यही था। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि पीआईएल को कहां दाखिल किया जाएगा। पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया। अब अगला पॉइंट हमारे समक्ष है कि पीआईएल को कहां दाखिल किया जाएगा। पीआईएल को कहां दाखिल किया जाएगा उसके बारे में मुझे बताइए। पीआईएल कहां दाखिल किया जाएगा? पीआईएल कहां दाखिल किया जाएगा? कहां दाखिल किया जाएगा? कहां दाखिल किया जाएगा? कहां दाखिल किया जाएगा? कि पीआईएल को दाखिल कहां पर किया जाएगा उसके बारे में थोड़ा समझिए। दोनों जगह दाखिल इसको किया जा सकता है, अंडर हाई कोर्ट, अंडर सुप्रीम कोर्ट। वेयर इट कैन बी फिल्ड, वेयर इट कैन बी फिल्ड, वेयर इट कैन बी फिल्ड, इट कैन बी फिल्ड, ये कहां दाखिल किया जा सकता है? तो जैसा मैंने बताया, ये हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह दाखिल किया जा सकता है। हाई कोर्ट में यूजिंग आर्टिकल 226 आर्टिकल का प्रयोग करके, सुप्रीम कोर्ट में यूजिंग आर्टिकल 32 इसका प्रयोग करके इनको दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। इसके प्रयोग से, आर्टिकल 226 के अनुप्रयोग से, आर्टिकल 226 के अनुप्रयोग से, के अनुप्रयोग से, इसके एप्लीकेशन से, अनुप्रयोग से, इट्स एप्लीकेशन यानी इसका प्रयोग करके, इट्स एप्लीकेशन, या इसमें इसके अनुप्रयोग से यानी इट्स एप्लीकेशन, राइट। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या यहां पर होगी, ठीक है। चलिए चलिए, बिना परेशानी के ठीक है बच्चे। पीआईएल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो भी लिख लीजिए साथ के साथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल क्लियर कर दिया राहुल भाई। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल की बात करते हैं। कंप्यूटर की थियरी आ रही है भाई, उसके लिए निश्चिंत रहिए, कंप्यूटर की थियरी जरूर आएगी दिल्ली पुलिस के लिए, टेंशन फ्री रहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल की हम बात कर लेते हैं। पीआईएल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक बात देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल, कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल कराने के बाद फिर मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल समझिए पहले। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल, पीआईएल का उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव इसका बहुत क्लियर है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, वो समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव है लोक कल्याण में तीव्र न्याय, लोक कल्याण में तीव्र न्याय, तीव्र न्याय, तीव्र न्याय, इसको बोलते हैं आपका फास्टर जस्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट, फास्टर जस्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, लोक कल्याण में तीव्र न्याय, ठीक है। दूसरा है कि संवैधानिक तंत्र को सक्षम बनाना, संवैधानिक तंत्र को अधिक बेहतर, को अधिक बेहतर, अधिक बेहतर तथा संवैधानिक तंत्र को अधिक बेहतर तथा कार्यकारी बनाना, अधिक बेहतर तथा
ठीक है, अधिक बेहतर तथा लोगों के लिए सरल बनाना, लोगों के लिए सरल पहुंच देना, सरल पहुंच देना। ठीक है, चलिए तो इसको लिखेंगे इजी, इजी रीच ऑफ पीपल्स, इजी रीच ऑफ पीपल्स, लोगों की आसान रीच यहां तक हो जाएगी, इजी रीच हो जाएगी पीपल्स की। एंड मेक बैटर, मेक बैटर, मेक बैटर, मेक बैटर, मेक बैटर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, मेक बेटर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, इसका काम होता है, ये इसका काम होता है। समझ पाए हैं तो फटाफट बताइए, समझ पाए हैं तो फटाफट बताइए, देन हम आगे बढ़ते हैं। कुछ छात्रों का कहना है क्या ये क्लास रिकॉर्डेड है? वत्स, ये क्लास बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है। इसके बारे में आप समझिएगा, किसके खिलाफ यह दाखिल की जा सकती है, हम उसकी चर्चा करते हैं कि किसके खिलाफ यह दाखिल की जा सकती है। पीआईएल किसके विरुद्ध दाखिल की जा सकती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। सर डेली क्लास क्यों नहीं लेते? बच्चे आप खुद जान सकते हैं कि डेली क्लास क्यों नहीं लेते। क्या आप डेली आएंगे? मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। दरअसल मैं इस क्लास को आप सभी के लिए यूजफुल बनाना चाहता हूं। अगर आप डेली आने के लिए रेडी हैं तो छात्र आप बता दीजिए, डेली क्लास के लिए मैं शेड्यूल निकाल लूंगा फिर यहाँ पे। ठीक है, चलिए। बट देखो, मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा मूल विधि, अब उसके लिए कुछ भी हो फिर आई विल कंप्लीट मूल विधि ऑन यूट्यूब। किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, किसके विरुद्ध दाखिल की जा सकती है, किसके विरुद्ध दाखिल हो सकती है, किसके विरुद्ध दाखिल हो सकती है, किसके विरुद्ध दाखिल, किसके अगेंस्ट की जा सकती है। कैन बी फिल्ड अगेंस्ट होम, कैन बी फिल्ड अगेंस्ट होम, अगेंस्ट होम। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके लिए रेडी रहना। किसके अगेंस्ट दाखिल की जा सकती है? पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जारी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहला, केंद्र सरकार के खिलाफ हो सकती है, केंद्र सरकार। दूसरा, राज्य सरकार, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नेंस के खिलाफ भी हो सकती है, लोकल गवर्नेंस के खिलाफ भी हो सकती है, गवर्नेंस के खिलाफ भी हो सकती है। किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है, निजी संस्था के खिलाफ भी, किसी निजी संस्था के खिलाफ भी, संस्था के खिलाफ भी हो सकती है, के खिलाफ भी हो सकती है। अगेंस्ट अ प्राइवेट, प्राइवेट बॉडी, अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी, अगेंस्ट प्राइवेट ORG, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी है जारी की जा सकती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, याद रखना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन लेकिन इसमें प्रतिवादी, जब एक निजी संस्था के खिलाफ इसको जारी किया जाता है, जो प्रतिवादी है उसमें किसी संघ का, किसी समिति का या किसी सरकारी पक्ष का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने बताया, इसमें एक पॉइंट ये भी लिख लेना, यदि किसी निजी पक्ष के खिलाफ यह दाखिल की जाएगी, यदि किसी निजी पक्ष के खिलाफ, यदि किसी निजी पक्ष के खिलाफ, निजी पक्ष के खिलाफ, निजी पक्ष के खिलाफ, यदि किसी निजी पक्ष के खिलाफ यह दाखिल की जाए, खिलाफ यह दाखिल की जाए, दाखिल की जाए, तब निजी पक्ष के खिलाफ यह दाखिल की जाए, तब क्या होगा? अगर ये किसी निजी पक्ष के खिलाफ दाखिल की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तब प्रतिवादी, प्रतिवादी के साथ, प्रतिवादी के साथ
कोई सरकारी संस्था, कोई सरकारी पक्ष, कोई सरकारी पक्ष, कोई सरकारी पक्ष या कोई संस्था आवश्यक है, कोई संस्था होनी चाहिए, अनिवार्य है, कोई संस्था अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब जैसे सरकारी पक्ष क्या हो सकता है, देखो सरकारी पक्ष हो सकता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, हमारी कोई अन्य सरकारी बॉडी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा पक्ष क्या हो सकता है, जैसा मैंने बताया कोई संस्था हो सकती है, कोई भी संस्था हो सकती है, फिर वो कोई भी संस्था हो सकती है। सर हमें समझ में नहीं आया, देखो मैं बात बताता हूं एग्जांपल देके। पीछे मैंने एक केस आपको लिखवाया था कि इंपोर्टेंट केसों में, तो मुंबई कामगार सभा, यहां अब्दुल थाई के खिलाफ केस करना था, ये पीआईएल केस था, तो यहां पर किसी आदमी ने केस नहीं करा, पूरी के पूरे ग्रुप ने केस करा कि मुंबई कामगार सभा केस कर रही है, एक आदमी के खिलाफ कर रही है, तो संस्था का होना अनिवार्य है, या तो कोई समूह हो या संस्था हो, उसका होना अनिवार्य है। कोई अकेला आदमी किसी दूसरे आदमी के खिलाफ पीआईएल दाखिल नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, इसको समझ लेना। If PIL filed against a person, PIL filed against individual, it must be in group, it must be in group or union, एक ग्रुप और यूनियन में होनी चाहिए, अकेले नहीं हो सकती, राइट। कृपया करके इसको भी समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी चल रही है क्लास। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, पीआईएल के रिलेटेड ही बात करेंगे, इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, उसको भी समझिएगा। भारत में सबसे अधिक पीआईएल किसके द्वारा दाखिल की जा चुकी है, इसके बारे में सवाल बार बार पूछा जाता है, आप बताइएगा। सर पीआईएल सोशल इंजीनियरिंग पर काम करती है, हाँ बिल्कुल करती है। आर्टिकल 38 समाज के आधुनिक और राजनीतिक, हाँ बिल्कुल आर्टिकल 38 भी जरूरी है। देखो यहां पे समझना, इस वाले पॉइंट को एक बच्चे ने पूछा है तो मैं उसको क्लियर करते हुए बता रहा हूं, एक छात्र को क्लियर करते हुए मैं बता रहा हूं, पीआईएल संवैधानिक नहीं है। पीआईएल का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान अथवा किसी अन्य अधिनियम में नहीं है, किसी अन्य अधिनियम में नहीं है, नियम में नहीं है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। जो पीआईएल है नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट बट इसको जो आधार मिलता है वो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 38 इस प्रकार के मैटर्स में आपको देखने को मिलता है कि इसको आधार मिल जाएगा, वो इसी प्रकार से इसको आधार मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो सर फिर पीआईएल लाया कहां से गया, जैसा मैंने बताया कि इसका किसी अधिनियम में उल्लेख नहीं है, परंतु इसको स्थिरता के लिए इसको आर्टिकल 38 में एक बात कही गई है, इसको आर्टिकल 38 में लिखित, आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए जरूरत पड़ती है पीआईएल जैसे कॉन्सेप्ट्स की।
तो यहां पर पॉइंट यही है, इसको आर्टिकल 38 में लिखित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा से पोषित किया जाता है। आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, और सामाजिक न्याय की धारणा से पोषित किया जा सकता है, की धारणा से पोषित किया जाता है, से पोषित करते हैं, पोषित करते हैं, ठीक है। चलिए, इट हैज ग्राउंड्स, तो PIL, इट हैज ग्राउंड्स, इट हैज ग्राउंड्स ऑन आर्टिकल 38, ऑन आर्टिकल 38, इसको ग्राउंड्स मिलते हैं आर्टिकल 38 से। अगला पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट भारत में न्यायाधीशों के द्वारा अधिक प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये समझ लेना, जजेस प्रमोटेड दिस इन इंडिया, जजेस प्रमोटेड दिस इन इंडिया, प्रमोटेड दिस इन इंडिया, दिस इन इंडिया, भारत में कोई प्रमोट कर रहा है तो ये जजेस के द्वारा किया जाता है, न्यायाधीशों की देन है, न्यायाधीशों की देन है, न्यायाधीशों की देन आप समझ सकते हैं, न्यायाधीशों की देन है। अगला पॉइंट इसमें आप समझ लेंगे, अगला पॉइंट ये आप समझ लेंगे, जैसे जो PM हिंगू रानी आपको देखने को मिलती है, हिंगू रानी आपको देखने को मिलती है जिन्होंने सबसे ज्यादा इसके बारे में चर्चा करी है, तो याद रखना पुष्पा कपिला हिंगू रानी आपको देखने को मिलेंगे। भारत में PIL की जननी, भारत में सर्वाधिक PIL, सर्वाधिक PIL में सर्वाधिक PIL, अधिक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पुष्पा भगवती, पुष्पा 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 हिंगू रानी, हिंगू रानी, हिंगू रानी के द्वारा आप देखेंगे, पुष्पा हिंगू रानी के द्वारा इनको फेमस किया जाता है, पुष्पा के हिंगू रानी, 100 से अधिक ये लिटिगेशन फिल कर सकते हैं। पुष्पा कपिला हिंगू रानी है पूरा नाम, पुष्पा कपिला हिंगू रानी, मोर देन 100+ PILs, 100+ PILs इनके द्वारा फिल की जा सकती है, 100+ PILs इन्होंने फिल कर सकते हैं। PILs लिखने का तरीका ये नहीं है, मैंने गलती से गलत लिखा है तरीका, लिखने का तरीका, अगर आपको PILs लिखना है तो P बड़ा, I बड़ा, L बड़ा और S छोटा, इतनी PILs इनके द्वारा फिल की जा चुकी हैं, तो थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा याद रख लेना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। PIL दाखिल करने की प्रक्रिया, PIL दाखिल करने की प्रक्रिया, अगर आप PIL दाखिल करना चाहते हो तो उसकी हम बात करते हैं, PIL दाखिल करने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, देन मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। दाखिल करने की प्रक्रिया देख लीजिए, PIL दाखिल करने की प्रक्रिया, दाखिल करने की प्रक्रिया की मैं बात करूंगा, प्रोसीजर की मैं बात करूंगा, प्रोसीजर ऑफ PIL, प्रोसीजर ऑफ PIL की बात करूंगा, प्रोसीजर टू फिल, प्रोसीजर टू फिल। तो जैसा मैंने बताया, इसमें फीस कितनी लगती है PIL को अगर फिल करना चाहते हो तो आपकी फीस कितनी है, तो फीस है इसमें 50 रुपीज। अगर कोर्ट चाहे तो माफ भी कर सकता है, कोर्ट कैन कंपनशेट, माफ कर सकता है, कोर्ट माफ भी कर सकता है, कोर्ट माफ कर सकता है, कोर्ट माफ कर सकता है अगर चाहता है। इसको फिल कराने के लिए वकील का होना अनिवार्य है, वकील का होना अनिवार्य है, वकील का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैंडेटरी टू हैव अ एडवोकेट। पॉइंट ये है, रिट दाखिल करने जैसी प्रक्रिया है, रिट दाखिल करने जैसी प्रक्रिया है, दाखिल करने जैसी प्रक्रिया, दाखिल करने जैसी प्रक्रिया, जैसी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, पॉइंट एक मैं ये बता रहा था कि पता है
अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक्चुअल रिट की प्रोसीजर्स के लिए मैं आपको एडवोकेट से मिलवा सकता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स को मैं क्लास में लेके आ सकता हूं, क्लास में ले आऊंगा, जिन्होंने रिट अभी रिसेंट में दाखिल करी हो, 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, वो आपको पूरी रिट वगैरह भी दिखा सकते हैं। जिस दिन आपका मन हो आप बता देना कि सर किसी एडवोकेट वगैरह को आप क्लास में लेके आइए, और मैं एडवोकेट वही लेके आऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वर्किंग में होंगे, ठीक है, क्योंकि आई हैव नोन्स तो आप बताइएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए, पूछा जाता है हाई कोर्ट में इसकी कितनी कॉपियां दाखिल करनी पड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितनी कॉपियां दाखिल करनी पड़ती हैं। हाई कोर्ट में 2 कॉपियां जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में 5 कॉपियां जाती हैं। हाँ, आप मुझे बता सकते हैं हाई कोर्ट में कितनी कॉपी जाती हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हाई कोर्ट में कितनी कॉपी जाती हैं। अरे छोटी मोटी बातें हैं। हाई कोर्ट में इसमें जाती हैं 2 कॉपीज, सुप्रीम कोर्ट में 5 कॉपीज जाती हैं। अच्छा, मान के चले अगर आपके पास वकील नहीं है फिर क्या करोगे? क्या दाखिल नहीं हो सकता? करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखो, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है 5 कॉपीज। अगर आपके पास वकील नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है संभव, वकील कोर्ट भी दे सकता है, वकील कोर्ट भी दे सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है, आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग कोर्ट भी दे सकता है, ठीक है। चलिए, वकील के बारे में अगर मैं बात बताऊं, एडवोकेट के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, एडवोकेट इवन मैं आपको मतलब बहुत नॉर्मल, तो अगर किसी को लेके आना होगा कि हाँ सरपंच साहब ऐसे थोड़ी कहते हैं, दूसरा अगर लेके आना होगा तो मतलब अभी प्रैक्टिसिंग में है, ठीक है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो मैं कभी भी लेके आ सकता हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर है वो, तो ठीक है, मेरी बहन है वो, काम शी इज़ बेसिकली एडवोकेट। तो हाँ, लेकिन अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को चाहते हैं तो यस, आई कुड कॉल, हाँ बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, एडवोकेट का होना अनिवार्य है समझिएगा। आर्टिकल 93A के थ्रू नहीं होने पर आप ये समझ लीजिए यार, लिख लीजिए यार तुम ये अगर नहीं है किसी के पास, आर्टिकल 39A के थ्रू न्यायालय फ्री में प्रोवाइड कराएगा। यहां आप लिख लेना आर्टिकल 39A, ये सुप्रीम को, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ठीक है। निशुल्क भी होगा, सरकारी वकील मिलेगा, सरकारी वकील मिलेगा निशुल्क, निशुल्क सरकारी वकील, बिना पैसे के निशुल्क सरकारी वकील भी मिलेगा, गवर्नमेंट एडवोकेट भी मिलेगा, गवर्नमेंट एडवोकेट भी मिलेगा, फ्री में आपको एडवोकेट भी मिलेगा, वो भी बगैर पैसे के, आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए 2 पॉइंटर और लिख लेते हैं बच्चे, उसके बाद आप समझते हैं आगे, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से लिखिए, सुनवाई के दौरान पीआईएल में कुछ प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। सुनवाई के पश्चात ये वापस नहीं होती, पीआईएल सुनवाई के पश्चात वापस नहीं हो सकती, सुनवाई के पश्चात वापस नहीं हो सकती, सुनवाई के पश्चात, ठीक है, इसको वापस नहीं लिया जा सकता, सुनवाई के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता, सुनवाई के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता, कैन नॉट, कांट रिटर्न्ड आफ्टर हियरिंग, रिटर्न्ड आफ्टर हियरिंग। अगर एक बार इसकी हियरिंग शुरू होगी तो फिर आप इसे वापस नहीं लौटवा सकते, हियरिंग स्टार्ट हो गई मतलब स्टार्ट हो गई। दूसरा, इसमें न्यायालय आदेश कैसे दे सकता है, न्यायालय के आदेश किस प्रकार के हो सकते हैं, न्यायालय के आदेश किस प्रकार के हो सकते हैं, तो वो भी समझ लीजिएगा। न्यायालय इसके अंदर डिसीजंस कैसे हो सकते हैं, डिसीजंस कैसे हो सकते हैं, पहला डिसीजंस हो सकते हैं कि न्यायालय इसमें जुर्माना लगवा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, जुर्माना यानी फाइन लगा सकता है, ठीक है, बंद करा सकता है कंपनी, संस्था, समिति, कंपनी है, संस्था है, समिति है, कारखाना है, कारखाना है, बंद कराने के आदेश दे सकता है, कारखाना बंद करने के आदेश दे सकता है, बंद करने के आदेश दे सकता है, मामले की सुनवाई के आदेश दे सकता है, या जमानत दे सकता है, जमानत, या जमानत यानी बेल दे सकता है किसी को भी, बेल, या सुनवाई आदेश दे सकता है,
कि अगर बहुत लंबे टाइम से किसी की सुनवाई नहीं हो रही है तो सुनवाई के आदेश दे सकता है, हियरिंग ऑर्डर्स दे सकता है, हियरिंग ऑर्डर्स दे सकता है, हियरिंग ऑर्डर्स दे सकता है। तो ये उनका एक अलग जलवा है, कोर्ट का अपना एक अलग जलवा है, इसके रिगार्डिंग वह अलग अलग प्रकार के डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और जो अंतिम आदेश देगा, अंतिम आदेश का पालन होना अनिवार्य है। अब यहां मैंने बताया न्यायालय दोनों हो सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अंतिम आदेश का पालन होना अनिवार्य है, अंतिम आदेश का पालन अनिवार्य है, अंतिम आदेश का पालन अनिवार्य है, अनिवार्य है कि जो भी अंतिम आदेश है, लास्ट ऑर्डर मस्ट बी फुलफिल्ड। जो भी लास्ट ऑर्डर है वो फुलफिल होना चाहिए, लास्ट ऑर्डर मस्ट बी फुलफिल। मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज पर फाइन लग सकता है। अंतिम लास्ट ऑर्डर मस्ट बी फुलफिल, लास्ट ऑर्डर मस्ट फुलफिल, फुलफिल्ड। अच्छा, एक पॉइंट और आता है इसके अंदर जिसमें यह क्लियर किया जाता है कि जो पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, इसके बारे में समझना कि मिसयूज ऑफ पीआईएल, मिसयूज ऑफ पीआईएल में अट्रैक्ट फाइन, मिसयूज ऑफ पीआईएल में अट्रैक्ट फाइन, में अट्रैक्ट फाइन, अट्रैक्ट फाइन। पीआईएल के मिसयूज पर जुर्माना लगेगा, पीआईएल मिसयूज पर जुर्माना लगता है। अगर आपने फर्जी में पीआईएल भर दी तो जुर्माना लगेगा। पीआईएल मिसयूज यानी, ठीक है, गलत प्रकार, पीआईएल गलत प्रयोग पर जुर्माना, गलत प्रयोग पर जुर्माना, अनुचित प्रयोग पर, गलत प्रयोग पर जुर्माना लगेगा। अगर आप पीआईएल का अनुचित प्रयोग करोगे तो जुर्माना तो लगेगा ही। मेरे ख्याल से अब आप समझ पाए हैं, यही पीआईएल के अंदर आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ना था। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की मेरे ख्याल से आपको आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको होगी, ठीक है, याद रखना। किन मामलों में पीआईएल दाखिल की जा सकती है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू जान पाएंगे। किन मामलों के अंदर यह दाखिल की जा सकती है वो हम क्वेश्चंस के साथ जानेंगे। ये लिख लेना, इन व्हाट मैटर्स, जैसे पीआईएल है किस मामले में दाखिल की जा सकती है, कोई व्यक्ति, राम राम बाबू जी आवाओं में प्रणाम, लाड लेके हाल है, क्लास चलने लग रही है। चलिए, अगर बात को हम समझें कि किस मामले के अंदर पीआईएल दाखिल की जा सकती है तो उसको हम देखेंगे फटाफट से आगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। किन मामलों में दाखिल होगी वो सवालों के साथ देखेंगे, किन मामलों में दाखिल वो सवालों में देखेंगे, दाखिल क्वेश्चंस में देखते हैं, ठीक है। किन मामलों में दाखिल है, ठीक है, डिस्कस इन क्वेश्चंस। लेकिन आप समझ चुके होंगे जिसमें लोगों का कल्याण हो रहा हो, में ग्रुप ऑफ पीपल्स का कल्याण हो रहा। अब ऐसे में मामले नहीं लिख सकता, ठीक है, ऐसे तो मामला में कुछ भी लिखता चला जाऊं, बहुत कुछ मामले हो जाएंगे कि जो भैंस चोरी के खिलाफ लिखवा दो कि सबकी भैंस चोरी हो रही है, लिखवा दो, मोटर खोलन के खिलाफ लिखवा दो, नाले के पानी के खिलाफ लिखवा दो, कारखाने के खिलाफ लिखवा दो, मिल के खिलाफ लिखवा दो, सरकार ने कोई डिसीजन दिया जिससे कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन होना, उसके खिलाफ लिखवा दो। तो किसी के भी खिलाफ हो सकता है, राइट। ये ओके, चलिए, सड़क, नाली, साउंड, कुछ भी डीजे बजाने लग रहा है कोई, लगवा दो भाई इसके खिलाफ, डीजे के खिलाफ लगवा दो, किसी टेंट वाले के खिलाफ लगवा दो कि वो अपने टेंट में उसने अपने ऐसे केटरिंग्स में ऐसे लड़के भर रखे हैं जो वहां जाके लड़कियों के ऊपर लाइन मारते हैं, लगवा दो केस, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं मामले को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से चीजें आपकी रहेंगी। चलिए स्टार्ट करें जी। लीजिए आपके सामने पहला सवाल, पहला ही सवाल आपके सामने है, इसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक समझिए क्या आपके सामने आए हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम, कतई जमा सूत्रा छोरा कति। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह माना गया कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ना करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। इसमें यह माना गया कि अगर आप जबरदस्ती किसी से काम कराते हो, यह एक प्रकार की मतलब बंधुआ मजदूरी है, एक प्रकार का फोर्स लेबर आपको देखने को मिलता है। फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, यह आपके आर्टिकल 23 का उल्लंघन है, आर्टिकल 23 का उल्लंघन है, और यह एक ग्रुप के द्वारा किया जा रहा था, तो इसके खिलाफ आपकी पीआईएल फाइल की जाती है। तो इसके बारे में फटाफट बताएंगे आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। फटाफट मुझे बताइए ये हुआ कब था सर? ये पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ आपका केस देखने को मिला था।
ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, पीपल्स यूनियन वर्सेस भारत संघ। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये यूपीएसआई 2021 में आ रखा है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया था, इसके बारे में हम बात करेंगे, किसके द्वारा ये मार्ग प्रशस्त किया गया था। आपके सामने कुछ नाम देखने को मिलते हैं, जैसे वीआर कृष्णन अय्यर देखने को मिलते हैं, एमएन वेंकट चलैया हैं, एसपी साठे हैं, तो कौन आपको देखने को मिल जाएंगे? ऑप्शंस है ए और बी दोनों, एबीसी दोनों, केवल बी केवल ए। आप समझते हैं कि इसके अंदर या तो पीएन भगवती और या कृष्णन अय्यर होता, लेकिन एक पॉइंट इसमें आपको पता लगेगा कि सर वीआर कृष्ण अय्यर तो है, भले ही भगवती नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली है, ऑप्शन हो जाएगा ओनली है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है इसमें। बढ़िया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधीय स्थिति जो लोकल स्टैंडाई के पारंपरिक नियम को ढील देकर निम्नलिखित में से किसे पेश किया गया था? जो फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय रिलैक्सिंग द कस्टमरी रूल ऑफ लोकस स्टैंड। तो लोकस स्टैंड के अंदर कस्टमरी रूल देकर किसको स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो इस सवाल बहुत पूछा जाता है, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, कि सर जी जो लोकस स्टैंड, कस्टमरी लोकस स्टैंड था वो आपकी पीआईएल था, जो कस्टम लोकस स्टैंड था वही आपका पीआईएल था। द कस्टम लोकस स्टैंड वाज पीआईएल। फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मैटर होगा जो जनहित याचिका के मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा? बेसिकली नहीं किया जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा ना कि क्या पीआईएल बन सकता है, क्या पीआईएल नहीं बन सकता। बंधुआ मजदूरी पीआईएल बन सकता है, बन सकता है। न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करना पीआईएल बन सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बन सकता है। क्यों बन सकता है? अबे बहुत सारे लोग होंगे ना शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के भी होंगे, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स कि हमने उनको देखा और विवाह के लिए बोला, उन्होंने अपने भ्राता को बोलकर हमें अंग अंग से तोड़ा, तो क्या आप इसको एक प्राइवेट हो गया ना मैटर, कि ये प्राइवेट मैटर है, क्या इसके खिलाफ आप पीआईएल दाखिल करा सकते हैं? नहीं करा सकते भाई, दिस इज ए प्राइवेट मैटर, प्राइवेट मैटर है, इसके खिलाफ आप पीआईएल दाखिल नहीं करा सकते, इसको समझिएगा, निजी मामले में नहीं दाखिल हो सकती। भारत में न्यायिक सक्रियता के नए दर्शन में स्वीकृत चैंपियन कौन है? स्वीकृत चैंपियन आपके न्यू मैटर्स जितने भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में आपकी बात की जा रही है, फटाफट बताइए फटाफट से यार। मतलब कहने की बात क्या है, नई फिलॉसफी जुडिशियल एक्टिविज्म में आपको कौन देखने को मिल जाएगा? कुटाई करवा, मैं ऐसे ही करा, कोई बात ऐसी नहीं है सर। आज सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। राकेश, आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिस्टम हैंग कर दो जाके एग्जाम का। देखो अगर मैं बात बताऊं, भारत में न्यायिक सक्रियता के नए दर्शन को स्वीकृत चैंपियन आपको न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ये दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जनहित याचिका की अवधारणा यूएसए से ली गई है, ये भी 2021 में आ रखा है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को किस रूप में माना जाता है? फटाफट इनके बारे में भी आप बताएंगे बिना किसी परेशानी के, बताइए। देखो अगर बात क्या है, पिटीशन फॉर द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स एज पीआईएल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्या इसको माना जाएगा? नहीं माना जाएगा सर, इसको नहीं माना जाएगा, ये पीआईएल नहीं हो सकते किसी प्रकार से, इट इज नॉट पीआईएल। एक व्यक्ति को, एक कैदी को आप जल्दी छुड़वा रहे हो, क्या ये पीआईएल है? अरे इंडिविजुअल है ये, पीआईएल कैसे हो जाएगी? इसको बोलते हैं पार्डन लेटर, दिस इज पार्डन लेटर, ये पार्डन लेटर है, ये पार्डन लेटर होगा ना कि पीआईएल। पार्डन लेटर आपको आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 में देखने को मिलता है। अरे नहीं होगी यार, ये नहीं माना जा सकता इसको। बताइए 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका निशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? फटाफट हम बात करेंगे निशुल्क कानूनी सहायता से। हाँ देखो, कोई कैदी है उसको निशुल्क सहायता मिलनी चाहिए, कोई गैर कैदी है उसको भी निशुल्क सहायता मिलनी चाहिए। इस प्रकार के केसेस आपके आए थे। ये पीएम खातून वर्सेस बिहार का केस था, जो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार का केस आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आपको रही होगी। 1979 का केस था जहां तक मुझे याद जाता है, 1979 का ये केस था। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से नींव किसने रखी है? सर हमारे यहाँ न्याय के लिए जनता की मांग संविधान संसद नहीं, न्यायिक सक्रियता के द्वारा यह डिमांड रखी गई है, न्यायिक सक्रियता के द्वारा यह डिमांड रखी गई है। और आज की क्लास का अंतिम सवाल ये रहा आपके सामने, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या होता है? इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। और बहुत जल्दी, जैसा कि आप ये भी समझते हैं
कि अगर आप जाएंगे YouTube के ऊपर, तो जहां हमारी वर्तमान में क्लास लाइव चल रही है, इस पूरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो आप लोगों का चैनल है, इसी चैनल पे आपको पूरी की पूरी जो मूल विधि है वो आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी मूल विधि आपको यहां देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट के सेक्शन में। तो अगर आप चाहें तो उस पूरी मूल विधि को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह वन ऑफ द फाइनेस्ट मूल विधि है जो अब तक आपको पढ़ाई गई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूल विधि है जो अब तक आपको पढ़ाई गई है। तो कृपया करके उसको जरूर पढ़ लेना, अलग ही लेवल की मूल विधि है, पूरी मूल विधि पढ़ लेना। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है और जल्दी ही मैं आपकी एक पीवाईक्यू सेशन भी लूंगा जिसमें सारे पीवाईक्यूएस क्लियर करा दूंगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। अगला आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो बताना, क्योंकि अब मैं चल रहा हूं एक बार में पूरा खत्म करते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।